अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। लास्ट टाइम हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, हमने और चीज़ों को डिस्कस किया था। तो ये हमारे कोर्स का जो है वो लास्ट टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन की जो एक ज़ाहिरी एक पर्सनैलिटी होती है, हम ये समझते हैं कि जो उसकी लुक्स हैं, जिस तरह से एक पर्सन दिखता है, जिस तरह दिखाई देता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी क्या होती है कि आपके वो इनर ट्रेट्स होते हैं, आपके वो बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं, द वे यू बिहेव, द वे यू डील विद पीपल, द वे यू थिंक, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हमारी पर्सनैलिटी को बना देती हैं। ठीक है जी। पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि हमारे पास टू वर्ड्स हैं, पर एंड स्नेयर। ये बोथ जो हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं और ये मिल के जो है हमारे पास पर्सनैलिटी को बनाते हैं। यानी पर इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड एंड स्नेयर इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड। व्हेन दीज बोथ कंबाइन दे गिव बर्थ टू अ वर्ड पर्सनैलिटी विच इज द वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है। लोग ये समझते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो आपके जो डायरेक्ट जो आपके बिहेवियर क्लूज होते हैं, जो आपका ओवर्ट बिहेवियर होता है, दिखाई जाने वाला जो आपका पर्सनैलिटी होती है आपकी, वो होता है। बट ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है कि आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ों को देखते हैं, किस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। इनमें आपकी थॉट पैटर्न्स भी आ जाते हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं, आप पॉजिटिवली सोचते हैं या आप नेगेटिवली सोचते हैं, आप इमोशंस को किस तरह से फील करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं या आप क्या समझते हैं कि आप इमोशनल नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी की कुछ थेरीज कि पर्सनैलिटी बेसिकली हमारे पास होती क्या है, और वो मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है और पर्सनैलिटी क्या होती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है कार्ल यूंग, हम उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वो क्या कहता है कि पर्सनैलिटी हमारे पास क्या होती है। Personality theory by Jung. This is J-U-N-G, but it is pronounced as Jung, not Jung. This is Jung. ठीक है जी। ये हमारे पास एक स्विस जो है ये साइकोलॉजिस्ट है कार्ल यूंग। ये क्या कहता है कि हमारे पास 3 बेसिक ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, जिनको हम इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और एम्बिवर्जन कहते हैं। इंट्रोवर्जन कौन सा ट्रेट होता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो लोग जो होते हैं वो ये वाली पर्सनैलिटी के होते हैं, वो ज़रा अपने आप तक थोड़े से महदूद होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा लोगों की कंपनी को लाइक नहीं करते, वो अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उनको अकेले रहना जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और उनको बूस्ट करता है। वो क्या करते हैं कि अगर वो गैदरिंग्स में जाते हैं तो बहुत कम लोगों की गैदरिंग में जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को अपने क्लोज रखते हैं। और अगर कोई बाहर जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको एक अलोन टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम में वो अपनी एनर्जी जो है वो रिस्टोर कर सकें, दोबारा से बहाल कर सकें। तो क्या होता है कि उनको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है। ये वाला जो ट्रेट होता है एक्सट्रोवर्जन, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये क्या होता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्जन वाले होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा
आउटगोइंग होते हैं, आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वो कंबाइन होना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में जाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े अपने सोशल सर्कल्स बनाना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि हम हर वक्त जो है वो किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में रहें। मीटिंग्स, गैदरिंग्स, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है। ये दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, यानी एक ही पोल की दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, और एक हमारे पास है एम्बिवर्जन। कार्ल ये कहता है कि एक ट्रेट ये होता है, एक ट्रेट ये होता है, और एक ट्रेट जो है वो ये होता है कि इंसान में जो है वो, इसका बेसिक ये कंसेप्ट है कि ये दोनों ट्रेट्स होती हैं, इस वाली जो ट्रेट है उसके मुताबिक इंसान में ये दोनों ट्रेट्स होती हैं। उसकी पर्सनैलिटी सेटिंग पे और उसकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी का ये वाला पार्ट हाईलाइट करता है या फिर ये वाला पार्ट हाईलाइट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ये वाले दोनों ट्रेट्स होते हैं एक ही पर्सन में, एक ही टाइम में, लेकिन बाज़ दफ़ा ये सामने आ जाता है और बाज़ दफ़ा ये सामने आ जाता है। बेसिकली ये जो है ये इन दोनों का एक हमारे पास क्रिटिसिज्म है। जब इसकी थ्योरी को, यूंग की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया तो उसने एक और पॉइंट निकाल के कहा कि एक ये भी ट्रेट होता है, और बेसिकली ऐसे होता है कि एक ही पर्सन में दोनों होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है ट्रेट। जैसे आप ये समझें इसकी एग्जांपल कि आप जब अपने फ्रेंड्स की कंपनी में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप मिलना चाह रहे होते हैं और आपको उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जबकि ऐसे लोग जिनसे आप बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा मिलना नहीं चाह रहे होते, या अगर आपका कभी मूड नहीं हो रहा होता, या कुछ ऐसी आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कुछ लोगों के साथ, आप उनके साथ गैदरिंग में जाना नहीं चाहते, तो आपकी वही पर्सनैलिटी उनके सामने इंट्रोवर्जन शो कर रही होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप एक ही हैं, लेकिन कभी आप ये बन गए और कभी आप ये बन गए। तो बेसिकली इस थ्योरी से हमने क्या सीखा कि ये एक लाइन है, ये इंट्रोवर्जन है, ये हमारे पास एक्सट्रोवर्जन है, और एम्बिवर्जन जो है इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। यानी ये वाली लाइन जो है ये इधर को भी जा रही है और ये वाला हिस्सा जो है वो इधर को भी जा रहा है, जबकि इंट्रोवर्जन जो है वो सिर्फ यही वाला एरिया है और एक्सट्रोवर्जन जो है वो सिर्फ यही वाला एरिया है। बीच का जो एरिया है वो एम्बिवर्जन है। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक थ्योरी डिटेल में, वो हमारे पास है फ्राइड की थ्योरी। सिगमंड फ्राइड हमारे पास एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में जिसका बहुत ज़्यादा नाम है और उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। उसने हमारे पास एक थ्योरी हमें दी है, और वो ये कहता है, उसकी थ्योरी का हमारे पास नाम है साइकोडायनेमिक थ्योरी। ठीक है जी, साइकोडायनेमिक थ्योरी हमारे पास इस थ्योरी का नाम है। ये थ्योरी जो है बेसिकली उसका क्या एजम्पशन है कि ह्यूमन बीइंग की जो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, जो इंसान को, एक ह्यूमन को किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्ट के लिए कंपेल करती हैं, फोर्स करती हैं, वो बेसिकली हिडन ट्रेट्स होती हैं, अनकॉन्शियस ट्रेट्स होती हैं। और आपकी पर्सनैलिटी में जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड ट्रेट्स जो हैं वो रह जाती हैं, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी बिहेवियर की फॉर्म में जो है वो सामने आ जाती हैं। ठीक है जी, इस थ्योरी के अब हम 2-3 कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म हमारे पास क्या है कि फ्राइड हमें कहता है कि बिहेवियर जो है वो कभी भी एकदम से नहीं हो जाता, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो जाता। बिहेवियर जो है वो क्या होता है, आप डिटर्मिनिज्म के वर्ड से देखें कि बिहेवियर जो है वो डिटर्मिन्ड होता है।
यानी बिहेवियर जो है वो किसी ना किसी रूट कॉज को जो है वो रिलेट कर रहा होता है। कोई भी चीज़, कोई भी जो इवेंट है, कोई भी किसी का भी बिहेवियर एकदम से नहीं हो जाता, बहुत सारे एनवायरमेंटल क्लूज मिल रहे होते हैं और उस बिहेवियर को बना रहे होते हैं। यानी एवरी बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड एंड नो बिहेवियर इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, ये हमारे पास कंसेप्ट है साइकिक डिटर्मिनिज्म का। साइकिक मीन्स द क्लूज, द ट्रेट्स which are related to a person's psyche, a person's personality. साइकिक डिटर्मिनिज्म मीन्स कि हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर के क्लूज होते हैं जिनकी बेस पे वो बिहेव कर रहा होता है। उसका बिहेवियर कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हर इंसान के बिहेवियर की एक रेंज होती है कि वो उस रेंज में रहते हुए बिहेव करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक फिनोमिना है, ये बेसिकली हमारे पास साइकोडायनेमिक थ्योरी का ही पार्ट है। हमारे पास एक फ्राइड हमें कहता है कि हमारे पास एक आइसबर्ग जो है वो एनालॉजी है। ठीक है, आप जैसे ये देखें कि ये आइसबर्ग जो है इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है कि जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है ना बिहेवियर का, जब हम किसी से मिलते हैं और अपनी रूटीन लाइफ में बिहेवियर का जो ऑब्जर्वेबल पार्ट होता है वो सिर्फ यहाँ पे होता है और इसको हम कहते हैं कॉन्शियस, जो सिर्फ 10 to 20% होता है। ठीक है, ये वाला सारा एरिया, और जो ये वाला सारा एरिया होता है ये हमारे पास अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, यानी जैसे आपको एक आइसबर्ग नज़र आ रहा होता है कि ऊपर से जो उसकी आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो आपको सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही होती है, लेकिन नीचे से उसकी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी तरह किसी इंसान का बिहेवियर या किसी इंसान के ऑब्जर्वेबल जो ट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ हमें इतने नज़र आ रहे होते हैं और उसके पीछे ये सारी जो है उसके बिहेवियर की कॉज होती है अनकॉन्शियस। बेसिकली जो उसका बिहेवियर होता है वो उसके क्लूज उसके अनकॉन्शियस में पड़े हुए होते हैं और उसका अनकॉन्शियस जो है इस मीडियम के थ्रू यहाँ से आ रहा होता है। ये वाला जो हमारे पास ये जो मीडियम है, ये लाइन, ये फिल्टर, इसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं और यू कैन से प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियस से पहले आने वाला, यानी अगर हम इस साइड से देखें तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो है वो पहले आ रहा है और उसके बाद प्री कॉन्शियस आ रहा है और उसके बाद कॉन्शियस आ रहा है। ठीक है, और इसी प्री कॉन्शियस को हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस होता है उसका क्या पर्पस होता है कि वो हमारी मेमोरीज को फिल्टर कर रहा होता है एनवायरमेंटल फ्लूज के अकॉर्डिंगली। वो यहाँ से मटेरियल उठाता है, इस सरफेस लेवल पे लेके आता है और इस सरफेस लेवल से यहाँ बाहर कर देता है, जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बन जाता है। ठीक है जी। कॉन्शियसनेस हमारी वो स्टेट होती है जिससे हम अवेयर होते हैं। अब प्री कॉन्शियस ने उठा के यहाँ मटेरियल दे तो दिया, लेकिन ये वाला मटेरियल क्या है, ये बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जिससे हम बहुत अच्छी तरह अवेयर होते हैं, यानी हमें पता होता है कि हम इस स्टेट में क्या कर रहे हैं। ठीक है, और सबकॉन्शियस हमारी कौन सी स्टेट्स होती हैं, दैट वी आर नॉट इमीडिएटली अवेयर ऑफ बट दे कैन बी ब्रॉट इनटू द कॉन्शियस पार्ट। ये वाला पार्ट जो है वो अवेयरनेस में होता है। ठीक है जी, ये पार्ट अवेयरनेस में होता है, ये पार्ट जो है वो अवेयरनेस में नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो जो सबकॉन्शियस हमारा पार्ट है वो अनअवेयर्ड मटेरियल जो है वो अवेयरनेस में लेके आ रहा है, तो वो यहाँ कहीं बॉर्डर लाइन पे फॉल कर रहा है। यानी हमारा जो सबकॉन्शियस है बेसिकली हम उससे अनअवेयर होते हैं अगर हम टेक्निकली देखें तो, लेकिन क्या है कि हम
उससे अवेयर हो सकते हैं अगर हम उस पर सोचें तो, यानी वो मटेरियल जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक फिल्टर के तौर पे काम कर रहा है हमारा जो है वो सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। जबकि जो अनकॉन्शियस है हमारा वो पार्ट है जिससे हम अवेयर नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे अनकॉन्शियस में हमारी क्या क्या मेमोरीज जो हैं वो स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं आइसबर्ग एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स एग्जाम्पल और समथिंग यू कैन रिलेट टू। आइसबर्ग मीन्स कि दिस इज लाइक अ शेप ऑफ एन आइसबर्ग, कि जो आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना है, जबकि जो बेसिकली जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है उससे जो कि दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी साइकोडायनामिक थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो क्या है। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है हमारी साइकोडायनामिक थ्योरी के मुताबिक, वो हमें ये कहता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। इड जो है वो थोड़ी सी एक बिगड़ी हुई फॉर्म है इट की। ईगो जो है वो किसकी फॉर्म होती है, आई की, ठीक है। और सुपर ईगो जो है वो इन दोनों की एक बीच की फॉर्म होती है, ठीक है जी। हमारे पास बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं ये एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है सेपरेटली, यानी ये एक और प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है, ये एक और प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है, ये एक और प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है। जिस प्रिंसिपल को हमारी इड फॉलो कर रही होती है उसको हम कहते हैं प्लेयर प्रिंसिपल, जिसको हमारी ईगो फॉलो कर रही होती है उसको हम कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, जिसको हमारी सुपर ईगो फॉलो कर रही होती है उसको हम कहते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल। इड हमारी प्लेयर प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करती है, तो ये बेसिकली क्योंकि ये वो वाला पार्ट होता है जब एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसकी थॉट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, उसको नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो उस टाइम उसकी पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको जो जैसा कहा जाता है वो वैसा ही समझ लेता है, उसको नहीं पता होता कि एक चीज़ का या एक पॉइंट ऑफ व्यू का एक दूसरा पार्ट भी है, एक चीज़ दूसरी से भी रिलेट कर रही है, ठीक है। और बच्चों को, एक छोटे बच्चे को एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे आपको पता है कि बच्चे जो हैं उनको अगर कोई चीज़ चाहिए या अगर उन्होंने कुछ लेना है या अगर उन्होंने कुछ बिहेव करना है तो जो उन्होंने उस वक्त करना है ना वो उन्होंने उस वक्त करना है, क्योंकि उनको प्लेयर चाहिए। बेसिकली वो पर्सनैलिटी के उस पार्ट में है, वो उस स्ट्रक्चर के उस फेज में है जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। उनको इमीडिएटली उस अपने काम को करना है क्योंकि उनको वो प्लेयर सीख करना है। उनको नहीं पता कि हमें ग्रेटिफिकेशन जो है वो डिले भी कर देनी चाहिए या ग्रेटिफिकेशन डिले करना भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली बेबीज़ में होती है जब वो इतनी ज़्यादा उनमें थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती सही तरह से, लाइक यू कैन से 7 to 10 ईयर्स ऑफ एज में हमारी ये होती है। जब हम थोड़ा सा सोशलाइज करते हैं तो क्या होता है, बच्चा जब बड़ा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, मैं ये गलत काम करूँगा तो मेरा मदर या मेरा फादर जो है वो मुझे रोकेगा, मेरे पीयर्स जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा सर्कल है
जब मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, कहीं भी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो देखता है कि मॉरली क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एथिकली थोड़ी सी उसको सेंस आने लगती है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का ये वाला पार्ट हो जाता है, यानी वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। इस प्रोसीजर में वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को, प्लेयर को थोड़ा सा डिले कर देता है और वो टोटली मोरालिटी पे काम कर रहा होता है। ठीक है, जब बच्चा एक सेंसिबल कंडीशन में आ जाता है, वो एक अडल्टहुड की फेज में चला जाता है, या जब वो जा रहा होता है अडल्टहुड में, तो उसकी पर्सनैलिटी का ईगो वाला पार्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। और ये कौन सा पार्ट होता है? जो कि हमारे रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है, यानी जो ये देख रहा होता है कि मुझे प्लेयर सीकिंग पे भी काम करना है, मुझे मोरालिटी प्रिंसिपल पे भी काम करना है, लेकिन मुझे एक बीच की स्टेट में रहना है, ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्लेयर सीकिंग की तरफ जाना है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा मोरालिटी की तरफ चले जाना है, इतना कि मेरा जो सेल्फ है, मेरा अपना आप है, वो कहीं बीच में रह जाए। और ना ही मैंने अपने आप को इतनी ज़्यादा हाईलाइट देनी है, अपनी थॉट्स को इतना ज़्यादा खुद पे हावी होने देना है कि मैं बिल्कुल ही मोरालिटी का ख्याल ना रखूँ। यानी ये रियलिटी वाली स्टेज है। यानी आप और मैं जिस फेज़ में हैं वो ये वाली फेज़ है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट डोमिनेट हो जाता है, जिसको पता होता है कि रियलिटी क्या है और मैंने किन चीज़ों में प्लेयर को सीख करना है और किन चीज़ों में मोरालिटी को फॉलो करना है। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स थ्योरी, जो कि पहले इस फॉर्म में होता है, फिर इस फॉर्म में चला जाता है, फिर इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को। अभी हमने देखा था पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उससे पहले हमने एक एनालॉजी पढ़ी थी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ईड ईगो एंड सुपर ईगो, इसके मुताबिक हमारी डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है पर्सनैलिटी की। ठीक है जी, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड इन 5 स्टेजेस। ठीक है, नंबर 1 स्टेज है ओरल, नंबर 2 है एनल, नंबर 3 है फैलिक, नंबर 4 है लेटेंसी, ठीक है, एंड नंबर 5 है जेनिटल। ओरल स्टेज जो है वो कब से कब तक होती है? 0 to 1 years ऑफ एज में होती है। और ओरल स्टेज में क्या होता है? द चाइल्ड मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट ओनली थ्रू द माउथ। यानी 0 to 1 years का जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि मोस्टली या तो वो सोया रहता है, या फिर क्या होता है कि वो खाता है, उसको भूख लगती है तो वो अपनी बेसिक नीड का जो है वो शो करता है, वो रोता है। ठीक है, वो इस तरह से बिहेव करता है कि मुझे भूख लगी है, और जब उसकी भूख पूरी हो जाती है तो वो वापस एक काम कंडीशन में चला जाता है। यानी इस फेज में, इस स्टेज में जो ग्रेटिफिकेशन का सोर्स होता है वो सिर्फ माउथ होता है। ठीक है जी, द चाइल्ड डिराइव्स प्लेयर फ्रॉम सकिंग एंड स्वेलोइंग। यानी बेबी को जब भूख लगती है तो अगर जब उसको एक जो है वो फीडर दिया जाता है, उसको फीड किया जाता है, तो वो सकिंग के थ्रू और स्वेलोइंग के थ्रू जो है वो अपनी नीड को पूरा करता है। ये ओरल स्टेज होता है हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास एनल स्टेज होता है। एनल स्टेज में क्या होता है कि जब ये वाली स्टेज खत्म होती है तो बिल्कुल उसके फौरन बाद ये वाली स्टेज शुरू हो जाती है। यानी इसमें यू कैन से कि 1 से 3 years ऑफ एज में ये होती है। साइकिक एनर्जी इज सेंटर्ड ऑन द एनस ड्यूरिंग द पीरियड। यानी इस साल का जो बेबी होता है उसको ये थोड़ा सा ये सिखा दिया जाता है, उसकी थोड़ी सी वॉशरूम ट्रेनिंग कर दी जाती है, उसको ये बताया जाता है कि उसकी बॉडी की क्या नीड्स हैं। उस वक्त तक 3 years के बच्चे को थोड़ा बहुत ये भी पता चल जाता है कि मैं एक बेबी बॉय हूँ या मैं बेबी गर्ल हूँ। ठीक है,
मेरी बॉडी जो है, अगर मैं बॉय हूँ तो मेरी बॉडी गर्ल से डिफरेंट है, अगर मैं गर्ल हूँ तो मेरी बॉडी बॉय से डिफरेंट है। बेबी को थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है इस स्टेज में, और उसको ये ट्रेन किया जाता है कि उसको अपने बॉवेल एंड ब्रैडर सिंड्रोम जो बॉवेल एंड ब्रैडर जो है उसकी क्या फंक्शनिंग है, उसको ट्रेन किया जाता है वॉशरूम ट्रेनिंग के लिए। ये हमारे पास एनल स्टेज होती है, ठीक है। हमारे पास फैलिक स्टेज जो होती है वो क्या होता है कि जब ये वाली स्टेज खत्म होती है तो फौरन बाद फैलिक स्टेज आ जाती है, यानी कि ये हमारे पास 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज में होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो चाइल्ड के जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके लिए प्लेयर सीकिंग का बायस बन जाते हैं। यहाँ पे उसको ये पता चल रहा था कि मैं बॉय हूँ या मैं गर्ल हूँ, तो मैं अगर बॉय हूँ तो मेरी बॉडी बॉय गर्ल से डिफरेंट है, और अगर मैं गर्ल हूँ तो मेरी बॉडी बॉय से डिफरेंट है। इस वाले सोर्स में क्या होता है, इस वाली स्टेज में कि उसको उसका एक प्लेयर सीकिंग जो है वो एक सोर्स बन जाता है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स। पेरेंट्स जो हैं वो उसको इस चीज़ से फॉरबिड करते हैं, उसको मना करते हैं। चाइल्ड के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस का बायस बनता है। चाइल्ड जो है वो रिप्रेस करता है इस चीज़ को कि अब उसकी मदर जो है उसके साथ उसका वो वाला लिंक जो है वो नहीं रहा, जैसे कि इस एज में इन 2 स्टेजेस में बच्चे की मदर जो है वो उसको फीड करती थी, तो अब इस स्टेज में उसका वो जो लिंक है वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। तो बच्चा इस स्टेज में थोड़ी सी एंग्जाइटी का शिकार जो है वो होता है। अगर उसको सही तरह से इस एज में ट्रीट ना किया जाए तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब बच्चा एडल्टहुड में जाएगा, जवान होगा, तो उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटेंसी स्टेज। ये हमारे पास 5 ईयर्स से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ये वाली स्टेज क्लोज हो रही होती है। 5 ईयर्स से स्टार्ट होके ये वहाँ तक जाता है जहाँ तक आपकी पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। और लेटेंसी में क्या होता है, एट दिस स्टेज सेक्सुअल इंटरेस्ट फ्लैग्स एंड द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर अंडर ग्रेट प्रेशर ऑफ सेक्सुअल एंड अदर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। यानी इसमें बच्चा जो है वो इस स्टेज से निकल आता है और वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि अब मैं जो हूँ, अगर मैं एक बॉय हूँ तो मेरी बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, अगर मैं गर्ल हूँ तो मेरी बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, मुझे अपनी एज के और अपने सेक्स के हिसाब से बिहेव करना है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो है वो एनल ग्रेटिफिकेशन से और सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रेटिफिकेशन से निकल चुका हुआ होता है इस स्टेज के अंदर। और इंडिविजुअल की जो ग्रेटिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसके सेल्फ से निकल के एनवायरनमेंट पे चला जाता है। यहाँ पे उसकी जो इन 3 स्टेजेस में जो उसकी ग्रेटिफिकेशन थी वो सेल्फ से हो रही थी, ओरल में भी, एनल में भी, फैलिक में भी। इस स्टेज में उसको पता चल गया कि वर्ल्ड भी कोई चीज़ है, आउटर साइड वर्ल्ड भी, जिससे मैंने इंटरेक्ट करना है, क्योंकि ये 5 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट हो रही है, यानी बेसिकली ये प्री स्कूल ईयर्स होते हैं। यानी यू कैन से जो है वो बच्चा स्कूल जाने लगता है इन सालों में, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मेरे सेल्फ से अलग भी एक दुनिया है, आउटसाइड वर्ल्ड भी है जिसके साथ मैंने अपना लिंक रखना है, ठीक है जी। लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है जेनिटल स्टेज, और ये क्या करती है कि ये आपकी पुबर्टी से स्टार्ट होती है और ये उस टाइम तक रहती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। The individual achieves physical maturity and the ability to procreate. He takes more interest in the extreme environment and has the wish for independence. ये वाली जो हमारे पास 3 स्टेजेस थी, ये सिर्फ बॉडी से रिलेट करी थी, सेल्फ से रिलेट करी थी। इस वाली स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में, बच्चे ने ये लर्न किया कि मेरी बॉडी से आउटसाइड भी एक वर्ल्ड है और मुझे उसके साथ भी लिंक रखना है। ये वाली स्टेज में क्या है, बच्चा जो है आउटसाइड द वर्ल्ड अपने इंटरेस्ट बना लेता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, ठीक है, अपने बड़ों के साथ या अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है, अपना एक स्पाउस जो है वो बनाना चाहता है, अपनी फैमिली बनाना चाहता है, अपनी जो करियर है उसको परस्यू करना चाहता है। उसके यानी इंटरेस्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस फील्ड में आके, क्योंकि एज यू आर सीइंग कि ये स्टार्ट ही पुबर्टी से हो रही है, ठीक है।
तो ये थी हमारे पास साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है जी। साइकोडायनामिक थ्योरी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारी पर्सनैलिटी के जो हैं वो 3 हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमने साइकिक डिटर्मिनिज्म की बात की थी इस थ्योरी में कि हर बिहेवियर जो है वो डिटर्मिन्ड होता है। उसके बाद कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात की थी। आइसबर्ग एनालॉजी थी, हमने उसमें डील की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर होता है, ईडिगो, सुपर ईगो, और ये हमारे पास साइकोडायनेमिक थ्योरी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने यूंग की थ्योरी पढ़ी जिसमें उसने 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए, और उसके बाद हमने फ्राइड की थ्योरी पढ़ी थोड़ी सी डिटेल में जिसमें हमने साइकोडायनेमिक थ्योरी को डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।